नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए दोपहर 2 बजे किन किन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात। सबसे पहले हम 3 प्रमुख खबरों का रुख करते हैं। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर होगी तेल की कीमतों में जो उछाल आया है। जी हाँ, ईरान और इजराइल के बीच जो इस वक्त स्थिति है, जो हालात है, जो संघर्ष चल रहा है, उसका असर तेल की कीमतों पर सीधे तौर पर पड़ता हुआ नजर आया। और सिर्फ तेल की कीमत ही नहीं बल्कि शेयर मार्केट में भी इसका सीधा असर है। क्या कुछ है हालात शेयर मार्केट के और तेल की कीमतों में कितना उछाल आया है, बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही दूसरी प्रमुख खबर की बात करें तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार ये अभियान चल रहा है। मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे होने की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई और ऐसे में आज भी एक बड़े ऑपरेशन के तहत हार्डकोर नक्सलियों का खात्मा किया गया है। कौन कौन से ये नक्सली थे और किस तरीके से अभियान चल रहा है, बताएंगे विस्तार से। साथ ही तीसरी प्रमुख खबर आईएनएस अर्नाला के बारे में। जी हां, जिसे भारतीय सेना में, भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा और इसकी आखिर क्या कुछ खासियत है और किस तरीके से इसके शामिल होने के बाद में भारतीय सेना को, नौसेना को और मजबूती मिलेगी, वो सब बताएंगे इस खबर के बारे में आपको विस्तार के साथ। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की पहली प्रमुख खबर के साथ। तेल पर चढ़ी जंग की आग। जी हां, ईरान और इजराइल की लड़ाई अब कच्चे तेल के बाजार को भी झुलसा रही है। ब्रेंट क्रूड हो या फिर ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें तो $76 के पार वो पहुंच चुका है। वहीं WTI भी $74 के ऊपर पहुंच चुका है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी और इस चेतावनी के बाद अब हालात और ज्यादा गर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण मांगा है और इशारों में खामेनेई को भी धमकी दे डाली है। अब इस संघर्ष का असर शेयर बाजार पर भी हो रहा है। S&P 500 और नैस्डैक दोनों इस वक्त लुढ़क गए हैं। निवेशक सोने में पैसा लगाने लगे हैं और इस संघर्ष में अमेरिका की एंट्री से महंगाई के भी साफ संकेत हैं। अमेरिका के दखल का आखिर क्या हो सकता है असर, बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं तेल पर युद्ध का असर। तो तेल की कीमतों पर जो ये संघर्ष है उसकी मार सीधे तौर पर देखने को मिल रही है, जिसमें तेल पर युद्ध का ये सीधा असर है। ईरान इजराइल के चलते जो युद्ध है इन दोनों के बीच में, उसके चलते तेल के दामों में ये असर देखने को मिला है। कच्चे तेल की कीमतें अब $76 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं। तो वहीं ब्रेंट और WTI क्रूड की कीमतें भी 4% से ज्यादा बढ़ी है। तो किस तरीके से ये असर हो रहा है वो सीधे तौर पर नजर आता है। इसके साथ ही ब्रेंट $76.70 और WTI $74.84 के प्रति पहुंच चुका है। 5 महीने में सबसे ऊंचा स्तर इस वक्त तेल का पहुंचा है। बाजार की अगर हम बात करें तो बाजार में $10 प्रति बैरल का जंग प्रीमियम से जुड़ा हुआ है और इससे सीधे तौर पर असर दामों में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका भी अब इस लड़ाई में कहीं ना कहीं एंट्री उसकी हो चुकी है और अमेरिका अगर कूदता है तो महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। ट्रंप की चेतावनी से बाजार में डर का माहौल है। ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त ही आत्मसमर्पण मांगा है और साथ ही धमकी भी दी थी। सोशल मीडिया पर ईरान के नेता खामेनेई को सीधे तौर पर चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई थी कि उन्हें पता है कि खामेनेई कहां पर है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका कूदने से कहीं ना कहीं तेल की सप्लाई पर सबसे बड़ा खतरा है और ट्रंप के तेवर से निवेशक भी काफी डरे हुए हैं और सीधे तौर पर महंगाई का डर इस वक्त सभी को सता रहा है कि महंगाई अब आगे आने वाले समय में और बढ़ती हुई नजर आई। तो ये तो बात रही तेल की कीमतों की और अमेरिका की अगर एंट्री होती है तो क्या असर होगा। लेकिन इसके साथ ही ये जो संघर्ष चल रहा है इजराइल और ईरान का, उसका शेयर बाजार पर भी सीधे तौर पर असर पड़ा है। जहां आपको बता दें कि S&P 500 में 0.84% और नैस्डैक में 0.84% की गिरावट दर्ज की गई है। तो शेयर मार्केट पे भी सीधा असर है। इसके साथ ही अमेरिका और वैश्विक शेयर बाजारों में भी खलबली देखने को मिल रही है। इस जंग के कारण निवेशकों ने शेयर मार्केट से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही गोल्ड के शेयरों में निवेशकों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब जो निवेशक है वो गोल्ड में अपना पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। डॉलर की कीमत में भी सीधे तौर पर उछाल देखने को मिला है और ऐसे में
बाजार में इस वक्त अनिश्चितता का माहौल सीधे तौर पर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से निवेशक थोड़ा डरे हुए हैं और शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बच रहे हैं। लेकिन वहीं एशियाई शेयर तेल कीमतों बढ़ने पर कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, दबाव में है इस वक्त, और ऐसे में सीधे तौर पर सीधा असर इस जंग की वजह से तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। इसके साथ ही शेयर मार्केट पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर दुनिया के टॉप 10 तेल उत्पादक देश कौन कौन से हैं, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। सबसे नंबर 1 पर आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर रूस, चौथे नंबर पर है कनाडा और पांचवें नंबर पर आता है चीन। और प्रतिदिन कितना उत्पादन किया जाता है इन देशों की तरफ से, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इस डाटा के जरिए। साथ ही छठे नंबर पे है इराक, सातवें नंबर पर ब्राजील है, उसके बाद में यूएई संयुक्त अरब अमीरात आता है, ईरान आता है और उसके बाद में कुवैत। तो ये टॉप 10 तेल उत्पादक देश है और कौन सा देश किस नंबर पर है, कितना प्रतिदिन उत्पादन होता है इन देश की तरफ से तेल में, वो हमने आपको इस डाटा के जरिए बताया। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें कच्चा तेल, बायोफ्यूल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद भी इसमें शामिल है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन की तरफ से ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। इसी पर सीधा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में इस वक्त हमारी सहयोगी जेसिका जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। जेसिका, फिलहाल अगर हम देखें तो ईरान और इजराइल के इस संघर्ष के बीच में अमेरिका की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि इस संघर्ष पर विराम लगाया जा सके, लेकिन फिलहाल वो कोशिशें कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं इस संघर्ष का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ रहा है और शेयर मार्केट पर भी पड़ रहा है। जी बिल्कुल कृतिका, जिस तरीके से आप देख रहे हैं शेयर बाजार जिस तरीके से खुला है आज, आप एसएनपी और बाकी जितने इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं उन पर भी काफ़ी फर्क देखने को मिला है। जैसे कि आप बता रही थी, ईरान पे पहले ही सैंक्शंस लगाए गए हैं तेल को लेकर, और इस सिचुएशन में जो हम हैं इस समय, और भी मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि ईरान और इजराइल के बीच में जो अभी फिलहाल टेंशन्स हैं वो बढ़ती हुई, और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया है कि वो आगे विचार करेंगे कि क्या करना है, कि अमेरिका इस युद्ध में हिस्सा लेगा कि नहीं लेगा। बताया ये भी जा रहा है फिलहाल कि जितने इम्पोर्टेंट अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स हैं वो भी मिडल ईस्ट की तरफ पहुंचा दिए गए हैं, और एक स्ट्रैटेजी जो है वो बनती इस सब में तेल के प्राइसेस पे गिरावट इंक्रीज जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब ये पूरा युद्ध जो फैलेगा उसकी वजह से पूरा का पूरा मिडल ईस्ट जो है इसमें एक तरीके से हिस्सेदार हो जाएगा। तो मुश्किल आगे बढ़ेगी, तेल की प्राइसेस जरूर ऊपर जाएंगे। आगे ये देखना होगा कि ये सिचुएशन कितनी आगे बढ़ती है, अमेरिका का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ईरान में, क्या वो इजराइल का साथ देगा, क्या वो क्लस्टर बॉम्ब्स लेकर न्यूक्लियर फैसिलिटी में ईरान की अटैक करेगा। आयतुल्ला खोमेनी को आपने देखा, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ चेतावनी दी गई थी कि वो उनको नहीं अभी उनको पता है कि वो कहाँ है, लेकिन अभी वो कुछ करेंगे नहीं। लेकिन एक जो है अनकंडीशनल सरेंडर जिसे कहते हैं उसकी बात की जा रही है। अब आगे देखना होगा कि जो तेल के प्राइसेस हैं वो कितने आगे जाते हैं। बुरी खबर इस समय पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ ही अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने धमकी भी दे दी है ईरान को कि आप पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दें, और इसके साथ ही एक डर और सता रहा है। इस वक्त निवेशक जो है वो शेयर मार्केट से बचते हुए नजर आ रहे हैं, गोल्ड में अपना पैसा लगा रहे हैं, और महंगाई का भी कहीं ना कहीं डर इस वक्त लोगों को सता रहा है। बिल्कुल, महंगाई का डर इस समय बिल्कुल सता रहा है, क्योंकि आप देखिए एक तरफ रशिया यूक्रेन है और दूसरी तरफ आप ईरान और इजराइल है। जितनी टेंशन्स बढ़ रही हैं उस हिसाब से दो बड़े उत्पादक आप देखें, रशिया और ईरान दोनों जगह काफी टेंशन्स अपने बॉर्डर को लेके, और इसकी वजह से शेयर बाजार में जैसा आपने देखा गिरावट आई, और तेल के प्राइसेस में भी काफी ज्यादा देखा गया उछाल हुई। तो जिस तरीके से ये मामला अब सुलझेगा, अगर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ मिलिट्री इंटरवेंशन करते हैं ईरान में, तो और भी ज्यादा अनसर्टनिटी हो सकती है जिसे कहते हैं शेयर बाजार में, और जितनी अनसर्टनिटी उतने ही प्राइसेस ऊपर जाएंगे, चाहे वो तेल के हो या बाकी कमोडिटीज के हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैसे का तमाम जानकारी और अपडेट्स इस खबर से जुड़े हुए हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो सीधा असर इस वक्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान इजराइल के बीच जो इस वक्त संघर्ष की स्थिति है, उस संघर्ष पर अगर जल्द विराम नहीं लगता है तो उसका सीधा असर शेयर मार्केट पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन साथ ही महंगाई पर भी पड़ेगा। इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं।
नक्सलियों के खिलाफ लगातार देश में अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बड़े नक्सली ढेर कर दिए गए। दरअसल केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूरी तरह से खात्मा किया जाए और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। बीते 10 सालों में कैसे नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, नक्सल प्रभावित राज्यों की संख्या लगातार कम हो रही है, किस तरह नक्सलवाद का हो रहा है खात्मा, बताएंगे आपको विस्तार से, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आंध्र प्रदेश के मारेडपल्ली में आज हुई मुठभेड़। तो सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर 3 बड़े नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए एक बड़ा झटके के तौर पर भी साबित हो रहे हैं। सेंट्रल कमेटी मेंबर सहित 3 बड़े नक्सली कमांडर जो है उन्हें आज इस मुठभेड़ में ढेर किया गया है और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश की विशेष फोर्स की तरफ से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। नक्सली लीडर चलपति और अरोड़ा को एनकाउंटर पर मार गिराया गया है, लेकिन इसके साथ ही ये ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है, ये बात भी कही जा रही है। इसके साथ ही राज्य जो है वो लगातार विकसित होते हुए नजर आ रहे हैं। 320 कैंप नक्सल प्रभावित राज्यों में स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही 555 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो किस तरीके से राज्य में नक्सलवाद को खत्म करते हुए राज्य विकसित होते नजर आ रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही नक्सलवाद का कहीं ना कहीं दी एंड हो रहा है और मोदी सरकार में नक्सलवाद इस वक्त समाप्ति की ओर है, क्योंकि अब अगर हम देखें तो साल भर का भी समय नहीं है। 31 मार्च 2026 वो तारीख है जब नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा और ये बात केंद्र सरकार लगातार कह रही है। लगातार आपको बता दें कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियान भी इस वक्त चल रहा है, जगह जगह अभियान चलाए जा रहे हैं, इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और जिसकी वजह से कई सारे नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे वो ढेर हो रहे हैं। तो मोदी सरकार में नक्सलवाद इस वक्त समाप्ति की ओर है। 2014 से लेकर 2025 तक पिछले 11 सालों में नक्सलवाद की जो घटनाएं हैं उनमें भी काफी कमी देखने को मिली है। नक्सलवाद के खिलाफ किस तरीके से अभियान चल रहा है वो आपको बताते हैं। साल 2014 में 76 जिलों में 1080 नक्सली घटनाएं हुई थी, तो वहीं 24 में 42 जिलों में 374 नक्सली घटनाएं सामने आई थी। लेकिन इसके साथ ही ये तो बात रही नक्सली घटनाओं की, उसके अलावा 2014 में 88 सुरक्षाकर्मी नक्सली हिंसा में शहीद हुए थे, लेकिन 2024 की बात करें तो सिर्फ 19 सुरक्षाकर्मी नक्सली हिंसा में शहीद हुए हैं और कुल मिलाकर हम देखें तो नक्सलियों पर जल्द से जल्द उनका खात्मा करने की कोशिश पूरी तरह से सुरक्षा बलों की तरफ से भी की जा रही है। उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और उन कई सारे नक्सली जो हैं वो इस वक्त आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये तो चल रहा है अभियान, लेकिन इसके साथ ही पिछले 11 सालों में किस तरीके से नक्सलवाद सिमटता हुआ नजर आया वो भी आपको बताएं, क्योंकि नक्सल प्रभावित जिले जो हैं, जो कि 2010 में 126 जिले थे, वो अब घट करके मात्र 6 जिले रह गए हैं। 2010 और 2025 के मुताबिक अगर हम देखें तो किस तरीके के नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में कमी देखने को मिली है वो आपको बता रहे हैं। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी सोमेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सोमेश, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि आज भी ये बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और सीधे तौर पर हम देखें तो लक्ष्य निर्धारित है 31 मार्च 2026 जब नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश में जो अलग अलग नक्सल प्रभावित राज्य हैं उन हर जगह से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही गई। देखिए, एक बार फिर से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है और नक्सलियों को करारा जवाब मिला है। आज जो मुठभेड़ हो रही थी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले में, सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि जो 3 मोस्ट वांटेड नक्सली हैं जिनके छुपने की खबर आंध्र प्रदेश के जिले में मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया। इस ज्वाइंट ऑपरेशन ने सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों के एनकाउंटर पे मार गिराया है। सीसीएम कमेटी का मेंबर था जिसके ऊपर 40 लाख का इनाम था, जिसे सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराने में सफलता हासिल की है। अरुणा, जिसके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम था। अरुणा जो चलपति है उसकी पत्नी हुआ करती थी कुछ दिन पहले। गरियाबंद जिले में मोस्ट वांटेड नक्सली जो चलपति था जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, जिसे आज सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश के सीमा पर एनकाउंटर पे मार गिराया है। आपने देखा होगा सुरक्षा बल के जवान पिछले कई महीनों से नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर लगातार एनकाउंटर भी कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। आज जो 40 लाख का जो इनामी नक्सली था, जो सीसीएम मेंबर था, जिसको सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर पे मार गिराया था, इसने 2
2012 में बीएसएफ के जवानों के ऊपर हमला किया था, जिसमें कई जो बीएसएफ के जवान थे वो इनकाउंटर में नक्सलियों के मुठभेड़ में मारे गए थे। आज जिसे सुरक्षा बलों ने जो आंध्र प्रदेश के इलाके में इनकाउंटर पे मार गिराने में सफलता हासिल की है। दूसरी तरफ आज जो मुठभेड़ हुई है जिसमें नक्सलियों के पास से कई आधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं, जिसमें AK-47 मिले हैं, नक्सलियों के दवाइयां भी मिली हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तौर पे कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर लगातार इनकाउंटर भी कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। जी, इसके साथ ही सोमेश, अगर हम देखें तो एक डाटा पर भी नजर जाती है। साल 2010 की अगर हम बात करें तो 126 नक्सल प्रभावित जिले थे, लेकिन वो संख्या अब घटकर मात्र 6 ही रह गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ। ये आपने देखा होगा पिछले 2 साल से, चाहे छत्तीसगढ़ का इलाका हो, चाहे महाराष्ट्र का बॉर्डर हो, चाहे उड़ीसा का इलाका हो, इस इलाके में लगातार जो सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर लगातार उनका इनकाउंटर भी करते हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिलती है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो योजनाएं चला रही है, पुनर्वास नीति चला रही है, बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, जिससे लगातार आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में भी पिछले 15-16 महीनों में सुरक्षा बलों ने 400 से ज्यादा नक्सलियों का इनकाउंटर किया है, 14 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 1000 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार जो महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, जिससे जो नक्सली हैं जो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना का लाभ भी मिल रहा है। जी, इसके साथ ही अगर हम देखें तो अति नक्सल प्रभावित जिले और नक्सल प्रभावित जिले और साथ ही वो जिले जहां से अब नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वो जिलों की जो सूची है वो भी जारी की गई है। और सीधे तौर पर हम देखें तो जिन जगहों से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है उनकी संख्या काफी ज्यादा है उन जिलों की। बस्तर का जो कोर इलाका था, यानी अबुझमाड़ का इलाका, उस इलाके में सुरक्षा बलों को घुसना एक चुनौती थी। उस इलाके में सुरक्षा बल के जवान अब घुस चुके हैं, उस इलाके में अब विकास की बयार बह रही है, उस इलाके में अब कैंप खुल रहे हैं, उस इलाके में स्कूल बन रहे हैं। जो सुरक्षा बल के जवान लगातार जो नक्सलियों के कोर इलाकों में जाना काफी मुश्किल होता था, उस इलाके में अब सुरक्षा बल के जवान लगातार पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की मदद से सुरक्षा बल के जवान उस इलाके में विकास कार्य भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से आज भी जो मुठभेड़ हुई है आंध्र प्रदेश और सुकमा की सीमा पर, सुरक्षा बलों को काफी बड़ी सफलता मिली है। जी, इसके साथ ही सोमेश, अगर हम देखें तो जिन जगहों पर नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है वहां पर विकास की बयार भी बहती हुई नजर आ रही है। लगातार सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और पुलिस चौकियों को स्थापित किया जा रहा है वहां पर। जी, आपने देखा होगा कि नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सली कभी नहीं चाहते कि इस इलाके का विकास हो, नक्सली कभी नहीं चाहते कि इस इलाके में सड़क बने, नक्सली कभी नहीं चाहते कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी आए, नक्सली कभी नहीं चाहते कि इस इलाके में सड़क बने। लेकिन अब दूसरी तरफ एक तस्वीर देखने को मिल रही है कि बस्तर का जो इलाका है या अंदरूनी नक्सल प्रभावित इलाके, उस इलाके में विकास की बयार बह रही है। लगातार सुरक्षा उस इलाके में कैंप खुल रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, स्कूल का निर्माण हो रहा है। तो जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, जिसके बाद जो अंदरूनी इलाके चाहे नक्सल प्रभावित इलाके हैं उस इलाके में विकास की बयार बह रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के लिए इस वक्त 16 ऐसे ASW/SWC जहाज बनाए जा रहे हैं और INS अर्नाला इस श्रेणी का पहला जहाज है। इस जहाज को महाराष्ट्र के बसई स्थित ऐतिहासिक अर्नाला किले का नाम दिया गया है। देश के समुद्री तट के करीब दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए काल साबित होने वाले INS अर्नाला युद्धपोत अब जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। और क्या इस जहाज की खासियत है और इसके आने से भारतीय नौसेना कितना मजबूत होगी, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं दुश्मन का काल INS अर्नाला। तो जी हां, INS अर्नाला जो है वो दुश्मन का काल साबित होगा। भारतीय नौसेना में जंगी बेड़े में ये एंट्री और बड़ी एंट्री के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि
आत्मनिर्भर भारत का ये सबूत है, क्योंकि आईएनएस अर्नाला जो है वो पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया और आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता सबूत इसके जरिए हम देख पा रहे हैं। इसके साथ ही एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी भारत की ताकत आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। जब ये जहाज भारतीय नौसेना में शामिल होगा तो भारतीय नौसेना की ताकत तो बढ़ेगी ही, साथ ही आपको बता दें कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी भारत मजबूत हुआ है और भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन है ये, भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, ये जो कि अब से आज भारतीय नौसेना में शामिल होगा। भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन और पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता उदाहरण इसके जरिए हम देख सकते हैं। भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी रोधी ये युद्धपोत है जिसे आज भारतीय नौसेना के बेड़े में आज शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही इसकी क्या कुछ खासियत है वो भी आपको बताएंगे। नौसेना में पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट आईएनएस अर्नाला को आज शामिल किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही इसकी खासियत क्या क्या है एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि इसकी खासियत की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 77 मीटर है और साथ ही इसके वजन की अगर हम बात करें तो 1490 टन से ज्यादा इसका वजन बताया जा रहा है। इंजन की अगर हम बात करें तो डीजल इंजन है और वाटर जेट का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अर्नाला में एडवांस सेंसर लगे हुए हैं जो कहीं ना कहीं दुश्मन के लिए काल साबित होंगे। तो एडवांस सेंसर लगे हुए हैं और साथ ही आईएनएस अर्नाला में स्वदेशी सामग्री का पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया है। आत्मनिर्भर भारत की एक झलक इसके जरिए देखने को मिलती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वदेशी सामग्री में 80% से ज़्यादा हिस्से भारत में ही बनाए गए हैं इस आईएनएस अर्नाला के, और अर्नाला में एडवांस सेंसर भी लगाए गए हैं। साथ ही खोज और बचाव के नज़रिए से अगर हम देखें तो समुद्र में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए ये पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बरिस्टो इस वक्त जुड़ रहे हैं ताज़ा अपडेट के लिए, सीधा उनका रुख करते हैं। अब विशाल, आईएनएस अर्नाला किस तरीके से दुश्मन के लिए काल साबित होता हुआ नजर आएगा और साथ ही भारतीय नौसेना को आगे और कितनी मजबूती इस जहाज के जरिए मिलती हुई नजर आएगी? देखिए कृतिका, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अर्नाला नाम क्यों दिया गया। ये जल दुर्ग है जो मराठा साम्राज्य का एक बहुत मजबूत स्तंभ था, जो कोस्ट लाइन को पूरा ये सिक्योर करता था और 17वीं शताब्दी पे इसको पुर्तगालियों ने बनाया था, लेकिन बाद में मराठों ने इस पर कब्जा कर लिया और उसी के नाम पर ये जलपोत है हमारा। 16 ऐसे जलपोत इंडक्ट होने जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है और जो हमारी 11,000 से ज्यादा जो लंबी कोस्ट लाइन है 11,900 किलोमीटर की, उसको ये पूरा मॉनिटर करेगा। ये शैलो वाटर में यानी कि उथले पानी में भी ये सर्वेलेंस कर सकता है और ये हमारे अभय क्लास के जो जहाज है उनको रिप्लेस करेगा। 80% इसके अंदर जो भी साजो सामान लगा हुआ है वो पूरी तरह से इंडिजिनाइज्ड है और ये एक मजबूत कदम है हमारी आत्मनिर्भर होती नौसेना के लिए। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये अंडर वाटर मैन्यूवरिंग और अंडर वाटर सर्वेलेंस के लिए बहुत मुफीद है और इसके साथ साथ इस पे सोनार सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि उथले पानी में दुश्मन की सबमरीन को डिटेक्ट करेगा, उसको पकड़ेगा और हो सके तो उस पर मुकदमा भी चलाएगा कि आप हमारे इलाके में कैसे आ गए। तो 11,000 से भी ज्यादा किलोमीटर का ये जो हमारा कोस्ट लाइन है, इसको हमारे ऐसे 16 पोत जो है एंटी सबमरीन वो इसको सिक्योर करेंगे और सेफगार्ड करेंगे। कृतिका, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो आगे आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत की झलक तो इसके जरिए हम देख ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसे और भी जहाज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे। देखिए ऐसे 16 जहाजों को शामिल किया जाना है जिसके अंदर आज शुरुआत हो चुकी है। पहला जहाज आपने देखा अर्नाला, आज 11 बजे इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। 15 और बाकी हैं और ये सभी हमारे कोस्ट लाइन पे सर्वेलेंस करेंगे और खास तौर से जो शैलो वाटर है उसके अंदर सबमरीन्स को पकड़ेंगे और जो एडवांस टेक्नोलॉजी पे इस्तेमाल की गई है उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे जैसे भारत सेल्फ रिलायंट होता जा रहा है अपने आर्म्ड फोर्सेस को लेकर, हम बाहरी जो हमारे डिमांड है उसके लिए हम विदेशों पे निर्भर होना उतने ही कम होते चले जा रहे हैं। आपको मालूम है कि ये टेक्नोलॉजी लगातार अपग्रेड करनी पड़ती है, इसमें पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ते हैं और हमें हमेशा विदेशों का मुंह ताकना पड़ता था, लेकिन 2014 के बाद से चीजें बदल गई हैं, तस्वीर बदल गई है। हम सेल्फ रिलायंट होते चले जा रहे हैं, हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गए हैं और ये उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस अर्नाला को शामिल कर लिया गया और इसी के साथ न्यूज़ पंच में इतना ही। लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आईएनएस अर्नाला की कुछ बेहतरीन तस्वीरों के साथ। आप लीजिए इन तस्वीरों का आनंद और मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।